नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और आज यहाँ का जो लॉ डिपार्टमेंट है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का, उसने एक वाद विवाद प्रतियोगिता कराई थी कुमाऊं मंडल की, जिसमें कई सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, लॉ के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर वाद विवाद में भाग लेने के लिए आए थे। तो अभी हमारे रेडियो स्टूडियो में मौजूद हैं अनीता रावत जी हमारे साथ हैं, जो कि बहुत अच्छी होस्ट हैं, बहुत अच्छी एंकर भी हैं और बहुत अच्छी बातचीत आपने रखी। तो इस कार्यक्रम को आज आप हमारे साथ होस्ट करेंगी और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग परिचय भी अपना दे दें। मेरा नाम जय पाराकोटी है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ इंस्टीट्यूट नैनीताल से हूँ जी। मेरा नाम मुकेश सरकार है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मानवाधिकार विभाग से हूँ जी। और वकालत आप करते हैं हल्द्वानी में? जी मैं सर। सुशील कुमार अग्रवाल, मैं सीनियर मैनेजर रिटायर्ड हूँ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से, और मैंने इसी विश्वविद्यालय से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से LLM किया है और अब मैं भविष्य में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए प्रयासरत हूँ। क्या बात है सर, आप ग्रामीण बैंक से आप सेवानिवृत्त भी हैं, उसके बाद आपने सोशल वर्क में MA भी हमारे यहाँ से किया है और लॉ भी आपने किया है, वकालत आप करने वाले हैं, तो आप मिसाल हैं। आपका खास तौर पे स्वागत जी। मैं लता मेवाड़ी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ इंस्टीट्यूट नैनीताल से हूँ जी। और आप? मेरा नाम लक्षिता तिवारी है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ इंस्टीट्यूट नैनीताल से BA LLB ऑनर्स की छात्र जी। तो अनीता, फिर आज मानवाधिकार दिवस पे बहुत सारी बातें हम करेंगे और इस बार की जो थीम है वो यही है कि हम डेली लाइफ में हमारी कितनी अनिवार्यता है इन मानवाधिकारों की, कितना जरूरी हमारे लिए हैं। जैसे कि सुबह का भोजन, सुबह का नाश्ता, रात का खाना, उसी तरीके से मानवाधिकार भी हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम इसी के इर्द गिर्द बातें करते हैं। तो सर, कितना आपसे शुरू करते हैं सर, कितना जरूरी आप मानते हैं कि मानवाधिकार हमारे सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या में? नहीं, मानवाधिकार तो हमेशा मानव के साथ जुड़े हुए हैं और उनका दिनचर्या से वैसे लेना देना नहीं है। मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हम दिन में बाकी सारे काम करते हैं, ऐसे हमें मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को 24 घंटे बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि समाज के जितने भी लोग हैं उनके जो बेसिक राइट्स हैं, जो एज ए ह्यूमन जो उनके जीवन के अधिकार हैं, जो खाना उनको मिलना चाहिए, उनको कपड़ा मिलना चाहिए, उनको मकान मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको प्राइवेसी का अधिकार होना चाहिए, उनको करप्शन से मुक्त सोसाइटी का अधिकार होना चाहिए, उनको राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। ऐसे लोगों के प्रति हम संवेदनशील रहें। जहाँ कहीं हम ऐसे लोगों को पाते हैं उनकी हम मदद करें। अपने जिस क्षेत्र में भी हैं उस क्षेत्र का कुछ समय अपनी योग्यता का, अपने साधनों का उन लोगों के लिए लगाएं जिन लोगों को वो साधन उपलब्ध नहीं है। एज मानव का सेवा करना ये हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए और वो हर एक्टिविटी में झलकना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। सर, आप क्या कहेंगे कि हमारी दिनचर्या में मानवाधिकारों का मतलब, मानवाधिकार कोई बहुत बड़े सिद्धांत नहीं है, हम डेली लाइफ में अगर उसको महसूस कर पाएँ कि हमें असुरक्षा है, हमें भय है, हमारे ऊपर प्रेशर है, काम का बर्डन है, हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं अपने कार्यस्थल पे, तो मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें ही मानवाधिकारों का निर्माण करती है। और हमारा भारतीय संविधान सबसे बड़ा दस्तावेज है अगर हम बात करें मानवाधिकार का, तो वो कितना फुलफिल होता है आम लाइफ में? देखिए, अगर हम मानवाधिकार की बात करें तो मानवाधिकारों पर जब सर ने जो बात कही है कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स से, मतलब इसको अगर इससे इतर भी रखा जाए तो ये हमारे सार्वभौमिक अधिकार है। ये हमें जन्मसिद्ध मिला हुआ अधिकार है। इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तावेज इसको प्रदान करता है, लिखित तौर पे नहीं है। केवल मानव होने के नाते ही मानव अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। जन्मसिद्ध अधिकार है और यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। पहली कंसेप्ट तो ये है। तो इसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है कि हम अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग मानवाधिकार होने के नाते कि सारी बात है जो है, मैं समानता का, जो स्वतंत्रता का अधिकार या जो न्याय का अधिकार है, इसके बारे में अगर हमने किसी से किस चीज की डिमांड करी है या हमारा कोई उसमें हरास कर रहा है और उसके लिए अगर हम ये चीज बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई अगर पूछता है तो हम कौन से लॉ पे बोल रहे हो, मतलब कहाँ लिखा है, तो उसको ये बताने की जरूरत है कि साहब हमें मानव अधिकार कहीं लिखना जरूरी नहीं है। ये पैदा होते ही मानव होने के नाते, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो इस देश का नागरिक हो या चाहे वो किसी अन्य देश का नागरिक हो, वो स्वतः ही उसको मानव होने के नाते ही अधिकार
स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जी, लेकिन अनीता, समाज में भेदभाव हैं महिलाओं को लेकर, बिल्कुल। बच्चों को लेकर, तो हम ऐसी उम्मीद तो नहीं करते कि सबको बराबरी से ही ट्रीट किया जा रहा है। एब्सोल्युटली मैम। ना? सर, मेरा प्रश्न आपसे एक और बार होगा। मैं ये जानना चाहूंगी कि आज हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं, क्लासरूम में लड़कियों को ज्यादा देखा जाता है लॉ की पढ़ाई करते हुए, बट लॉ की पढ़ाई के साथ साथ जब बात आती है कोर्टरूम के अंदर जाने की, हम देखते हैं उनकी संख्या वहां पे कम हो जाती है। इसका क्या कारण है, आपसे जानना चाहेंगे। मैम देखिए, आज लगातार लड़कियों की स्थिति कोर्ट रूम में प्रेजेंट के मामले में बढ़ रही है। पहले लोग, हो सकता है आपने जहां नोटिस करा हो वहां पर स्थिति कम रही हो, लेकिन आजकल लगातार ये जो है ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसमें जो है हमारी बहनें जो हैं, हमारी माताएं जो हैं, लगातार कॉन्फिडेंस हो रही हैं। हो सकता है कि पहले इन मामलों में वो थोड़ी कॉन्फिडेंस नहीं होती थी, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती थी। कोर्ट के सामने अगर कोई क्रिमिनल ट्रायल लड़ रहा है तो उसके लिए जो मूलभूत चीज़ें जो होती हैं, बाहर के साक्ष्य इकट्ठा करने का जो प्रोविज़न होता है, या डर जो आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें कि डर जैसा माहौल आप कहना चाह रही हैं, लेकिन आज नहीं है। सारी चीज़ें डिजिटलाइजन हो गया है। कहीं बाहर जाने के लिए लेट लड़कियां जा सकती हैं। पहले का एक तो समय का दायरा भी था कि 10 से 5 की नौकरी, इट इज़ द सेफ नौकरी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, उससे इतर भी आ गए हैं। अब ट्रैवल इतना आसान हो गया है। पहले ये भी एक कारण रहा होगा कि मेरा ये पर्सनल मामला है कि मतलब ट्रैवल के वजह से भी लड़कियां बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती थी। कोर्ट रूम दूर है, आप रामनगर रहती हैं, अगर आपको हल्द्वानी में प्रैक्टिस करना है, मतलब या आपको हाईकोर्ट जाना है तो 2 घंटे का ट्रैवल डिस्टेंस है। उस समय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं हो पाते थे, या लेकिन आज के डेट में सारी स्थिति सुधर गई है। लगातार उनकी स्थिति बढ़ रही है, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, कंधे से कंधा मिलाकर कोर्ट रूम में हमें जो है हमारे साथ प्रैक्टिस करते नजर आएंगे। क्या बात है। बहुत बहुत अनीता जी, आप वकालत कर रही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बताएं कि क्या रेशियो है आपकी क्लास में स्टूडेंट्स में, गर्ल्स और बॉयज का। ओके। मैम, आई कुड से लाइक जहाँ तक मुझे लगता है 52 जो गर्ल्स है और साथ ही साथ हमारे 25 बॉयज इसमें। मैं एक और चीज कहना चाहूंगी जो मैं जानना चाहती थी अपने सारे मित्रों से, पॉश एक्ट के बारे में, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही विवाद का मुद्दा बना हुआ है। पॉश एक्ट में क्या कहा गया है, प्रिवेंशन ऑफ, हम जानते हैं प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, सेक्सुअल हैरासमेंट जो चलता है महिलाओं के साथ, उसमें सुप्रीम कोर्ट में यह आज भी याचिका जाती है कि क्या पॉश एक्ट महिलाओं के लिए, स्पेशली जो वकील महिलाओं है उनके लिए बना है कि नहीं बना है। क्यों हम महिला वकीलों को पॉश एक्ट से दूर किया जा रहा है। इट मीन्स दैट अगर हम अपने, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी हमारे चेंबर है, हमारे सीनियर्स है, वही हमारे कंपनी के सारी चीजें हमारे वहीं पे होती है। जैसे कि हम 9 से 5 जा रहे हैं, हम किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हम वहां से अर्न कर रहे हैं। हमारा जो अर्निंग का सोर्स है, हमारा जो मीडिया है, जहां हम लोग जाते हैं वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, या कोर्ट के अंदर ही हम अपनी चीजें करते हैं। लेकिन अभी अगर कोई सीनियर जो है हमारे प्रति कुछ हैरास करता है, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, तो उसमें हम महिलाओं को, हम फीमेल जो लॉयर्स हैं उनको जो है इससे अलग किया गया है कि हम पॉश एक्ट के अंतर्गत जो है किसी प्रकार की कंप्लेन नहीं लिखवा सकते। और ये कहा गया है कि आपको एडवोकेट जो एक्ट है 1961 का, उसमें आर्टिकल जो 35 है, आप उसके अंतर्गत कंप्लेन करा सकते हैं। बट ये कहां तक जाहिर है, 35 तो ये कहता है आर्टिकल आपका कि आप, सेक्शन 35 ये कहता है आपका एडवोकेट एक्ट का 1961 का, कि यहाँ पे जब किसी प्रकार की कोई नॉर्मल सी चीजें है, कोई छोटा मोटा सा, यानी कुछ भी छोटी मोटी कुछ चीजें हो गई है, आप उसके लिए सेक्शन 35 का यूज कर सकते हैं। बट बात यहाँ पे महिलाओं की प्रोटेक्शन की, तो मुझे आज भी लगता है कि जो महिलाएं लड़ रही हैं आज भी अपने हक के लिए, पॉश एक्ट में आने के लिए, जो सीनियर्स के द्वारा उनके ऊपर हैरास किया जाता, वो आज भी एक मुद्दा बनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया। जी, तो ये बड़ा मुद्दा आपने उठाया कि पॉश एक्ट आपके वहाँ लागू नहीं होता है, आपके लिए महिला कानून, वकीलों के लिए। महिला वकीलों हाँ, के लिए जो और अभी भी ये एक पेंडिंग केस है मैम। जी जी, तो अभी और बातचीत करते रहेंगे हम लोग स्टूडेंट्स के पास में आते हैं। आप बताइए, आप कौन से सेमेस्टर में हैं? मैं BLLB ऑनर्स की फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, BLLB अभी आप कर रही हैं। NEP के बाद जो नया ट्रेंड चला है कि आप BA से पूरा इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। आपने क्यों वकालत के पेशे को चुना? मतलब वकालत नहीं, मतलब LLB आप कर रही हैं, तो मानो इनको आपने क्यों चुना? मैं क्लास 11 से ही ह्यूमैनिटीज़ की ओर बहुत ज़्यादा मेरा आकर्षण रहा है। और हमारे विद्यालय में एक बार एक एडवोकेट आए थे
जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन किया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे विद्यालय में बहुत सारे बच्चे केवल साइंस की ओर ही अपना आकर्षण दिखाते थे। और उन्होंने कहा था कि जहाँ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अगर गांव-गांव के बच्चे ही अगर इस ओर नहीं आएंगे, ह्यूमैनिटीज़ की नहीं ओर नहीं आएंगे, लॉ नहीं पढ़ेंगे, तो आगे वो अपने गाँव की बातें कैसे आगे ले जा पाएंगे। तो वहाँ से मेरा एक बड़ा इंटरेस्ट रहा कि मैं लॉ की पढ़ाई आगे जाके करूँ, और इसलिए मैंने लॉ में अपना एडमिशन कराया। वाह, 12th कहाँ से है आपका? 12th मेरा खालसा इंटरनेशनल स्कूल, नेशनल स्कूल हल्द्वानी से। ओके, तो आपको अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए? यस, बहुत अच्छा। नियम कानून आप पढ़ते हैं तो कितना अपने को एम्पावर पाती हैं पढ़ते हुए? यस, अच्छा बहुत लगता सारी है? बातें की हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे संविधान द्वारा अब धीरे धीरे ये लड़कियों के लिए बहुत सारी एक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो एक घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ, डाउरी एक्ट हो गया, पॉश एक्ट हो गया, पॉक्सो हो गया, जो चाइल्ड के रेप केसेस के लिए बनाया गया है। तो इन सब के केसेस भी बहुत सारे आते हैं, और हमारे उत्तराखंड में तो डाउरी जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जिन पे काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। जी। आप पढ़ाई को कितना वक्त देती हैं? क्योंकि कानून की पढ़ाई मतलब बहुत मोटी किताबें पढ़नी हैं, तो क्या अभी से शुरुआत हो चुकी है? हाँ, बिल्कुल हो चुकी है। हमारे सर ने हमें स्टार्टिंग में बोला था कि आप कानून तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन कानून में सबसे इम्पोर्टेंट आपको बेयर एक्ट्स रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी नॉलेज अभी से उसकी लैंग्वेज समझना चालू कर दिया है आपने, तो आप धीरे इस लॉयर की जो लाइन है इसमें बहुत अच्छा कर काम पाएंगे। हासिल कर पाएंगे। जी, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। आपका बताइए थोड़ा सा कि आप कौन से क्लास में हैं? मैं BA LLB ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में। जी, आपने क्यों चुना इस पेशे को? ये मैं जब 8th क्लास में थी, तब से हमारे वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था कि जो वहाँ वुमेन थी, काम करती थी, तो उनको हैरेसमेंट की थी, तो उनने एक्ट में कोई आवाज़ नहीं उठाई वहाँ। उसके बाद जब हाँ, कोई बात नहीं, कहाँ की बात है? ये जब हम स्कूल में थे, अच्छा। MET इंटरनेशनल, ओके, दिल्ली। अच्छा, ओ, हाँ, तो आपने तब वहीं से आपको हिट हुआ कि एक हाँ। टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया कि मुझे कुछ इस फील्ड तो में करना वहाँ है। पे वर्कर थी, हाँ। तो उनको उस टाइप से डराया गया कि अगर आप कुछ भी कहते हो तो हम आपको यहाँ से निकाल देंगे या फिर आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। तो तब से मेरे इस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा रहा। ओह, तो तब से आपने सोचा था कि मुझे यहीं कुछ करना है। तो कैसा लग रहा है पढ़ाई करते हुए लॉ की? अभी तो पढ़ाई करते हुए शुरुआती अच्छा है लग अभी? रहा है। हाँ। अभी शुरुआत है। जी, तो मानवाधिकार दिवस को आप किस तरह से देखती हैं? एक बड़ा दिवस है जब हमको। काफी नॉलेजेबल है एंड काफी चीजें सीखने को मिल रही हैं। जी। सर, महिलाओं को जब आप देखते हैं वकालत के पेशों में, तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा वो है एम्पावर करने का महिलाओं को, तो अधिक से अधिक उनको इस पेशों में आना चाहिए? जी, ठीक कहा आपने कि वैसे तो ये शुरू से मेल डोमिनेटेड फील्ड रहा है, लेकिन अब महिलाएं इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग पेशे में आए। लॉ की पढ़ाई पढ़ना ये उनको एम्पावरमेंट करने के लिए पर्याप्त है। अगर वो लोग अपनी लॉ के पढ़ाई के माध्यम से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाते हैं, एक समझ पैदा कर पाते हैं कि समाज में मतलब उनके अधिकार क्या हैं और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक होता है अधिकार होना और एक उसको प्राप्त करने का एक प्रोसेस, और प्रोसेस के लिए जो अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो रीट जुरिडिक्शन है, और जो अभी बहुत सारे एक्ट के बारे में बताया गया, बहुत सारे प्रोसेस में चलते रहते हैं। तो महिलाओं के लिए मैं समझता हूँ कि कानून की पढ़ाई ये दिमाग खोलने वाला काम करता है, उनको एक क्रिटिकल एनालिटिकल उनको अप्रोच डेवलप करने का एक माध्यम बनता है, और भविष्य में वो अगर चाहें तो प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं। और उसके अलावा जैसे अभी कोर्ट रूम में उनकी संख्या कम होने के बारे में चिंता हो रही थी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीधे वकालत करें। आजकल कारपोरेट में और जो आपका डिजिटल एरिया है, आप ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और पूरी तरह से समाज की हेल्प भी कर सकते हैं। बहुत सारी लीगल एड सोसाइटीज़ हैं, फ्री एड सोसाइटीज़ हैं या कमर्शियल भी हैं, तो आप उस तरीके की जो सोसाइटीज़ बना के भी बहुत सारे काम महिलाओं के लिए कर सकते हैं स्पेशली। क्या बात है, बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि वकालत करना ही जरूरी नहीं है। आप अगर पढ़ाई भी कर रही हैं तो आप काफ़ी इनरिच होंगे और बाकी दायरे भी बहुत बढ़ गए हैं। कॉर्पोरेट में एक बड़ा है। सर आप बताइए कहाँ से हैं आप? सर मैम, हम भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ इंस्टीट्यूट के BLLB ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अच्छा, आपने क्यों चुना इस पढ़ाई को? मैम, इसमें हमारा मेन रीज़न ये है कि जिस तरीके से अभी भी इस टाइम हमारे काफ़ी इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चलता है। काफ़ी लॉज हमारे ऐसे हैं जो हमारे लिए सेफ्टी के लिए बने हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो हम कैसे कहते हैं कि लॉ फॉलो हो रहे हैं। और इसी के नाते हम देखा है तो आपका इसमें घूसखोरी का एक
ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। घूसखोरी में भी काम तब भी कराए जाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं इसके लिए भी ऑब्जेक्शन उठाने चाहिए, कोई सुनता नहीं है। तीसरा कहते हैं कि जैसे लड़कियों के लिए आपके लिए काफी लॉज बने, ये तो बस ये लॉ बने तो, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना चाहिए। काफी ऐसी जगह है जहाँ पे आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपके साथ ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में इस टाइम पे रेप केसेस, हरासमेंट, इस टाइप के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो क्या देखा है, कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की मेंटेलिटी या फिर सोसाइटी की मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने जी, तो एक आदर्शवाद है था भीतर कि कुछ करना है इसीलिए इस पढ़ाई को चुना, है ना, या फिर एक दबदबा भी होता है वकीलों का कि एक दबंग वाला पेशा है, है ना, तो एक आदर्श आप लोगों के भीतर है। अच्छी बात है, रहने चाहिए युवा पीढ़ी में अगर आदर्श नहीं होंगे। अनीता जी, आप तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की टॉपर भी रही हैं और मास कम्युनिकेशन भी आपने किया हुआ है, तो आप थोड़ा सा बताइए कि और कौन कौन से फील्ड हैं अभी जहां महिलाएं वकालत के मतलब पढ़ाई करने के बाद जा सकती हैं। वकालत की पढ़ाई यू वांट टू से मैम, जैसे कि अभी सुशील सर ने एक चीज हमसे कही है कि पढ़ाई करना ही इज वेरी सफिशिएंट। अगर आपने पढ़ाई कर ली लॉ की, एक्चुअली मैं अभी तक लॉयर नहीं बनी हूँ, तो अभी से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, जो मुझे सेक्शंस पता रहते हैं, मुझे अमेंडमेंट्स पता है, मुझे सुप्रीम कोर्ट्स की चीजें जो चल रही है उसमें जो लैंडमार्क केसेस उनके बारे में पता है, तो इतना पढ़ने के बावजूद भी मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आ रहा है उसकी लिटरली कोई सीमा नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोची जब मैं एक एडवोकेट बन जाऊंगी तो हाउ वुड आई फील, तो आई वुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लेवल। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि एक बार आप पढ़ाई कीजिए। जब आप पढ़ाई करेंगे और उसके बाद आपका दायरा बढ़ता है कि आपको एपीओ बनना है या आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जाना है या आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है, ये सब आपको वंस यू गेट ऑल द नॉलेज, जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप खुद ही अपना करियर डिसाइड कर लेंगे। क्या बात है, बिल्कुल। तो अनीता जी, अब हम इसके दूसरे सेगमेंट में चलते हैं इस वार्ता के। आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने एक वाद विवाद प्रतियोगिता कराई थी, तो उसका टॉपिक जरा बता दें। इसका टॉपिक ये था कि डिजिटल युग में किस तरीके से मानव अधिकारों को संरक्षित किया जा रहा है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो किस तरीके से जो आपका डिजिटल मीडिया है वो आपकी हेल्प कर रहा है आपकी बातों को सामने रखने के लिए। तो आपने क्या वाद विवाद पक्ष में बात रखी कि विपक्ष में? एब्सोल्युटली, आई वाज इन द पक्ष मैम। जी, तो थोड़ा बताइए क्या क्या बातें आपने रखी हैं, थोड़ा एक लब्बो-लुआब थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स में। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पेशली सब लोगों ने बात की राइट टू प्रिवेसी की, और इट इज द मेन मुद्दा अभी आज का देखा जाए तो करंट बर्निंग इशू है कि किस तरीके से प्रिवेसी को मेंटेन रखा जाए। एक्चुअली मैंने इसमें एक रिसेंटली जजमेंट आया था 2025 का, जिसमें ये कहा गया था कि इस टर्म्स एंड कंडीशंस, हम लोग आज भी जानते हैं कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम विदाउट रीडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस वी जस्ट क्लिक ऑन इट एंड वी प्रोसीड, हम उसको प्रोसीड करने लग जाते हैं। और इस तरीके से कभी ऐसा होता है कि हमारी पिक्चर्स का मिसयूज हो जाता है, या फिर हम किसी भी तरीके से डिजिटल या सोशल प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा हमारी पिक्चर्स का मिसयूज होता है। तो फिर मेरा ये कहना है आप लोगों से कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का जो 25 का जजमेंट आया था उसमें यही कहा गया था कि अब जो प्रिवेसी है वो इतनी मेंटेन करके रखी गई है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है इट वुड बी शॉर्टेंड, वो शॉर्ट कर दिए जाएंगे, सिंपल लैंग्वेज होगी, और अगर उसका मिसयूज होगा आगे जाकर के तो वो कंपनी विल बी लायबल फॉर दैट थिंग। ओके, तो आपने पक्ष में बातें रखी कि बहुत सारी चीजें हैं, तो नेगेटिव पक्ष तो हर किसी का होता है, तो हमें वहाँ पे अतिरिक्त सावधानियां बरतने की जरूरत है। दो पहलू होते हैं। जी जी, मेरा पॉजिटिव था तो जी, बहुत से लोगों का तो बाकी लोगों से अब हम जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें रखी। तो सर, आपने तो बात रखी थी कि उसके विपक्ष में, जी, तो थोड़ा सा अपने तर्क बताएं। मैंने आज जो है इसके विपक्ष में मैंने तर्क रखा था। तो मैंने पहले तो मानवाधिकार को डिफाइन करा कि इसकी जो मूलभूत अवधारणा क्या है। पहली बात तो जब किसी टॉपिक पे हम बोलते हैं तो उसके बारे में समझ होना जरूरी है। सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से हमें इस विषय में समझाया था। तो मानवाधिकार के जो 3 सबसे मूलभूत आधार है या अवधारणा है, उसमें समानता है, स्वतंत्रता है और न्याय है। तो इन तीनों पैरामीटर्स पर आज का डिजिटल युग क्या उसकी स्थिति सही है, इस विषय में मैंने अपने पूरे उसको कोड करा था। तो इसमें मैंने जब समानता के अधिकार पर बात करी, मैडम ने जो कहा है कि भाई हम सबके लिए समान व्यवस्था है, तो मैं ये समानता के लिए ये तर्क देना चाहता था कि डिजिटल युग में शहर और गांव के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कितना समान है। शहर में 5G की सुविधा है, गांव में से 5G की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर मुश्किल ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ हम समाज इक्वलिटी की बात कहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम लोग इसमें स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैडम ने अभी कहा कि जो है हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम मीडिया पर जाते हैं और जाके सारी बात कह सकते हैं। तो मीडिया की स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बात कर सको।
आपकी स्वतंत्रता को भी कहीं ना कहीं पर प्रोटेक्ट किया गया है किसी लॉ के माध्यम से। तो मेरा ये तर्क था कि आज के डेट में जो हमें मीडिया में स्वतंत्र बोलने के लिए स्वतंत्रता तो उपलब्ध है, बट क्या इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत स्वतंत्र हैं, तो क्या इंटरनेट जब सरकार बंद कर देती है तो फिर वो हमारे स्वतंत्रता का कहाँ, वो राइट कहाँ, उसका वॉल्यूशन नहीं होता है। इंटरनेट शटडाउन साहब, आज के डेट में कुछ हुआ, इंटरनेट शटडाउन, सरकार के पास ऐसी कोई आंकड़ा नहीं है कि भारत में पिछले 1 साल में कितनी बार इंटरनेट का शटडाउन किया गया है, ऐसा कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। तो ये चीजें भी होनी चाहिए जो हमारे स्वतंत्रता पर नियंत्रण भी कर रहा है। अगर आप कहते हो कि आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 में जो है हमें जो अधिकार दिया गया है, तो इसका मतलब कि सारी जगह पर होना चाहिए। कभी हम कोई ऐसी बात होती है जहां पर लगता है कि सरकार घेरे में है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यहाँ की चीजें को बाहर भेजा जाएगा, तो वहां पर क्या कहते हैं, इंटरनेट शटडाउन, तो वहां पर हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ गई। फिर जस्टिस की बात पे मैंने ये टिप्पणी करा था कि जो है आज के डेट में जो है डिजिटल युग में अपराधी इतने चालाक हो गए हैं और हमारे जो सिस्टम है अभी भी उतने सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो इसमें जो है अभी मान के चलो कि किसी कारण से कोई डिजिटल केस जो है आईटी एक्ट में पंजीकृत हो जाता है, तो आईटी एक्ट में जब डिजिटल मतलब कोई आईटी एक्ट में जो भी मुकदमा पंजीकृत होता है, तो जब उसका अन्वेषण अधिकारी होता है या जांच अधिकारी होता है, तो वो जांच अधिकारी तो हमारे रेगुलर पुलिस है। तो क्या उन जांच अधिकारी को वो साइबर क्राइम के केस को हैंडल करने के लिए बराबर प्रशिक्षित किया गया है? मैं तो मानता हूँ कि सबसे ज्यादा केस उसी की आ रहे हैं, तो हमें ज्यादा फोकस करना है। तो ऐसी कोई प्रोविजन है तो मैं वैसे ही मानता हूँ कि उसमें भी मैंने ये अपने पक्ष में बात रखी, मतलब विपक्ष के तौर पर रखा कि इसमें ये चीजें करना बहुत जरूरी है। जी मैडम। तो सर से हम जानते हैं, सर आपने जो बात रखी सर वो क्या आप मानते हैं? एक्चुअली जो आज का वाद विवाद का विषय था, मानव अधिकारों का डिजिटल एज में क्या स्थिति है, इससे एम्पावरमेंट हुआ है या इरोजन हुआ है, तो इसको हमें ये समझना चाहिए कि इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो क्या है, और हम मानवता के विकास में गुलामों की बिक्री खरीद होती थी उस दौर से निकल के आज हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हम अपनी प्राइवेसी को भी एक बड़ा अधिकार मानते हैं। प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट आज की डेट में सबसे बड़ा आलोचना और विवेचना का विषय बन गया है। ये एक व्यक्तिगत वायलेशन है, जबकि अगर हम मानव अधिकार के प्रोग्रेस को देखें तो ये डे बाय डे पिछले 200 सालों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर गया है। जो हम गुलामी की दौर से निकल के आज उस आज़ादी के दौर में आ गए हैं कि हमारा संविधान पार्ट 3 पूरा का पूरा हर तरीके के अधिकारों को फंडामेंटल राइट के तौर पर डिफाइन करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लिमिटलेस पावर्स दी गई हैं उन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। कोर्ट्स का जाल बिछाया गया है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत सारी काम कर रही हैं, पुलिस एजेंसीज काम कर रही हैं। ये ठीक है कि उनमें सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन मानव अधिकारों का जो खास तौर से मानवों को एक लीगल अधिकार अलग चीज़ है, जो मानव होने के नाते उनके अधिकार हैं, उनका जन्म लेने का अधिकार और उनका डिग्निटी के साथ अंतिम संस्कार हो, तब तक की जीवन यात्रा में जितने प्रकार के अधिकार आवश्यक हैं, जन्म लेने का अधिकार, भ्रूण हत्या के अगेंस्ट कानून बनाए गए हैं, उनके भरण पोषण के लिए कानून की व्यवस्था की गई है। सरकारों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, उसको पीने योग्य पानी मिले, उसको शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पर्यावरण मिले, पढ़ने लायक व्यवस्थाएं मिलें, फ्री एजुकेशन हो, उसके आगे उसका वोकेशन हो, उसको शादी करने का अधिकार हो, उसको परिवार बसाने का अधिकार हो, उसको व्यवसाय करने का अधिकार हो, उसको जीवन में वो सब कुछ करने का अधिकार हो जो उसके राजनीतिक हितों को संरक्षित करता हो, उसको वोट देने का अधिकार हो, उसको पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का अधिकार हो, जहाँ कहीं भी एमपी, एमएलए, पार्षद, सभासद, ग्राम प्रधान किसी भी प्रकार की पोस्ट पर उसको लड़ने का स्वतंत्र अधिकार हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, समानता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, उनको किसी प्रकार का जो है वो बॉन्डेड लेबर
या इस तरीके की जो बाध्यताएं समाज में थी उनसे फ्री किया जाए, उनको न्याय मिले। जहाँ पर न्याय पैसों से मिलता हो तो उनको फ्री लीगल एड की व्यवस्था कराई जाए। अगर वो कहीं रहते हैं तो उनको फ्री मूवमेंट का अधिकार हो। एक राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत उनको फ्री एक्सप्रेशन का अधिकार हो। जिस धर्म को वो मानने वाले हैं उसका पूजा पद्धति का अधिकार हो। वो जिस चीज़ को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं अपनी मान्यताओं के अनुसार उनका प्रचार प्रसार कर सकें। और तमाम तरीके के ऐसे अधिकार जो एक मानव होने के नाते जो जन्म के साथ पैदा होते हैं वो सब उसको दिए जाएं। इवन जब उसका मृत्यु संस्कार हो उसके बाद भी कोई उसको डिफेम ना करे, उसकी लाश के साथ, उसकी डेड बॉडी के साथ कोई अत्याचार, कोई ऐसा मिसबिहेव ना हो जो उसकी मान्यताओं के खिलाफ पूरे जीवन में जाता हो। उसकी गुडविल के प्रोटेक्शन का अधिकार, ये सारे तमाम ऐसे अधिकार हैं जो उसके जीवन के साथ मिले हुए हैं। और आज 10 दिसंबर है, मानवाधिकार दिवस है। सन 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने इसकी घोषणा की थी। उसने 30 ऐसे बेसिक अधिकार जो मानव को मिलने चाहिए उनकी घोषणा की। उनको लागू करने के लिए पूरे देश की पूरे विश्व की सरकारों को प्रेरित और बाधित किया। और हमारे यहाँ भी भारत सरकार ने ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया हुआ है। ह्यूमन राइट्स को देखने के लिए सारी एजेंसीज काम करती हैं। और मैं समझता हूँ ये बड़े सौभाग्य की बात है, आज हम इस स्टूडियो में बैठे हुए और इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमें वास्तव में मतलब ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ कमियां रह गई हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए बराबर सतत काम करने की आवश्यकता है और हमको लगे रहना चाहिए। और ऐसा हमारा प्रण भी है आज मानवाधिकार दिवस पे कि हम किसी भी व्यक्ति को जो भी उसके मानव अधिकार हैं उसको दिलाने के लिए पूरी तरह से संघर्षरत रहें, उनको अवेयर करें, उनको प्रोटेक्ट करें और जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। ये हमारा आज की डेट में संकल्प है। क्या बात है, बहुत ही समग्रता में आपने सारे अधिकारों को समेटा है, बहुत अच्छी बातचीत रखी है। तो अब हमारा वक्त भी हो चला है। अनीता जी, हम लोग विदा लेते हैं अपने श्रोताओं से। और दोस्तों, अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है और हमारा ऐप है, मोबाइल में आप इंस्टॉल कर लें। तो सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक आप हमारे रेडियो को देश दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। आप सबका सर बहुत बहुत शुक्रिया। और मानवाधिकार दिवस का संरक्षण हम सब लोग मिलकर करते रहें। अनीता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया होस्टिंग के लिए। Thank you so much, जी ma'am. जी जी।